वहीं से कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है तो आपके लिए सेल्स टैक्स अंडरस्टैंड करना उतना ही आसान है। दोस्त स्टूडेंट्स हु येट नॉट अंडरस्टैंड द इनकम टैक्सेस क्लासेस और जिन्होंने अभी तक भी कोई ऑल्टरनेटिव वे से सिर्फ लेक्चर अटेंड और अपनी टाइमिंग पूरी की है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको सेल्स टैक्स जो है वो इतना क्लियर नहीं होगा। और अगेन योर क्वेरीज डेफिनेटली हेल्प मी आउट कि आप कितना इसको अंडरस्टैंड कर सके हैं और कितना नहीं अंडरस्टैंड कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग माय फर्दर टाइम आई क्विकली फॉरवर्ड टू माय सेल्स टैक्स स्लाइड। तो जनाब मैं अपने पास सेल्स टैक्स स्लाइड शेयर करने लग चुका हूं, तो गिव मी अ सिंगल मिनट। ओके जी, ये स्लाइड शेयर। ओके जी, एप्लीकेशन पे आ गए और ये शेयर, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स टैक्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। भाई डेट के लिए माजरत, डेट जो है पुरानी है बट इट डज नॉट कंसर्न विद द सेल्स टैक्स, और अपना डेट फोकस आप इसके लिए करें। हमेशा की तरह इनकम टैक्स में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्लास मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि व्हाट इज द सेल्स टैक्स, व्हाट द सेल्स टैक्स टॉक्स अबाउट। मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी कंसर्न थे जो मैंने इनिशियल स्टेज पे क्लास से रेज किए थे कि जरा इनकम टैक्स क्या होता है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम साबुन खरीदते हैं तो भी सेल्स टैक्स लगता है, हम टूथपेस्ट खरीदते हैं तो भी सेल्स टैक्स लगता है, तो वो टैक्स जो मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका मैं क्या करूंगा। तो जिन लोगों ने भी जो क्वेश्चंस मुझसे उस टाइम पे किए थे ना, नाउ दिस इज योर टाइम कि मैं आपको रिप्लाई करूं। अच्छा, छोटी सी चीज डिस्क्लेमर में बताना इसलिए जरूरी है कि we have a three laws. Number one is income tax, number two is sales tax, and number three is a custom. ये इतने रैपिडली क्विकली और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जितने आपके अदर देन लॉ जो हम अपनी क्लास फर्स्ट से लेके अब तक जो पढ़ते आए हैं उसमें इतनी चेंजेस नहीं होती है। फोर्थ नंबर पे जो चेंज होता है, जो मैंने अपनी एक्सपर्टीज, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अमेंडमेंट्स की शेप में चेंज होता है, जिसमें अगेन पूरा आपका स्टेट इन्वॉल्व होता है। बट अगेन यहाँ पे जहाँ पे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सॉरी आपकी जो है फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और एज पर टाइम नीड जो है ये जो है वो चेंज कर रही होती है, अगेन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू जनरेट द रेवेन्यू, और अगेन इसका मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो इन शेप ऑफ इंडिविजुअल को मिले या फिर स्टेट को मिले या फिर उस कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी में जो भी हो सके तो वो चीजें मिले। तो देयर आर मेनी चांसेस कि जनाब आपको पढ़ाते हैं कि टाइम पे कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, बट ये डिस्क्लेमर इसीलिए है कि मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि जनाब व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अच्छा जी, ये चीजें भी आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो जस्ट आपके लिए क्विकली रिवाइज है। सेकंड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है जनाब के, इसको सेल्स टैक्स कहा जाता है, और 1 नवंबर 1990 को जो है ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। अब आज की डेट में अगर मुझसे बच्चा ये पूछता है कि सर व्हाट इज द वेस्ट पाकिस्तान, तो माजरत के साथ मुबीन सर ऐसे बच्चे का नाम नोट कर ले, उसको डेफिनेटली फेल करना है। तो श्योरली एक ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग पे है तो ऐसे स्टूडेंट्स नोट में आ जाते हैं। बिल्कुल। ओके, चलना सेक्शन 2 विच इज द बैकबोन ऑफ द एवरी एक्ट, एवरी ऑर्डिनेंस, और इनफैक्ट एवरी आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये बैकबोन इसलिए कहती हैं कि इसको मैंने इजी एग्जांपल पे आपसे कहा था कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी द एनी काइंड ऑफ मूवी, चाहे हमारी बॉलीवुड, लॉलीवुड और हॉलीवुड की हो, तो स्टार्टिंग में आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोहब्बत की बात करूं तो शाहरुख खान इज नोन एज अ राहुल, ब्ला ब्ला एक्ट्रेस इज नोन एज दिस। तो ये भी इसी तरीके से ही चीज है। अब मुझे नहीं मालूम किसने किसको कॉपी किया, बट आई डू बिलीव के लॉ से ही ये कॉपी हुआ होगा, क्योंकि मूवीज हमारे पास अभी आ रही हैं, और अगर हम डायरेक्टली मैं कॉन्ट्रैक्ट की एक्ट की बात करूं तो 1872 है, तो वहां पे लॉ बनना ज्यादा जरूरी था एज कम्पेयर के शाहरुख खान और करीना कपूर को आना ज्यादा जरूरी था। तो अगेन स्टार्ट करते हैं कि सेल्स, व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या होती है जनाब, ताकि जितने भी बच्चे सो रहे हैं थोड़ा सा मुझे भी तो आइडिया हो कि सेल्स किसको कहा जाता है। स्पेशली हमेशा की तरह मेरी क्लास की जितनी भी फीमेल हैं वो इस पे पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा मैं इनको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। ख़ास तौर पे एक मेरी स्टूडेंट है जोएल, जो बेचारी कहती है कि सर बड़ी बोरिंग क्लास है, तो उसके ने तो मेरी डे फर्स्ट ही मैंने उसको जो है ना नोटिस किया हुआ है।
अच्छा, सेलिंग ऑफ एनीथिंग, गुड्स ऑफ सेल, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कोई भी चीज मैं बेचता हूँ, इनफैक्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात भी करूँ, टुडे आई एम हियर टू डिलीवर माय सर्विसेज, समहाउ मैं भी कुछ बेच रहा हूँ, बट अगेन इन फिजिकल फॉर्म में मैं आपको कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंटेलेक्चुअल चीजें बेच रहा हूँ। तो मेरी कैटेगरी जो आएगी वो, और जो जितने भी लोग जो सर्विसेज पे बेस करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो भी सेल्स की ही एम्बिट में आती हैं। बट आपको मैं डिफरेंशिएट ये करूंगा कि वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट, चाहे आप बिस्किट खरीदो, चाहे आप लोशन खरीदो, चाहे आप शैम्पू खरीदो, तो वो सारा आप जो परचेज गुड्स परचेज करते हो और उसके रिटर्न में मनी आप देते हो, पैसे देते हो, कोई भी किस्म का डिनोमिनेशन देते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेल। तो आई एम श्योर कि आपको चीजें जो है ना अंडरस्टैंड होना जरूर जरूर हो गई होंगी कि आप एक समोसा खरीदो, आप एक ऑरेंज खरीदो, तो वहां पे आपके सामने एक फिजिकल चीज नजर आ रही होती है, चाहे वो अच्छी हो, बैड हो, कुछ भी हो। और अगेन जो भी लोग सर्विसेज इंडस्ट्री से है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इनफैक्ट कोविड में तो डॉक्टर एक ऐसा जो है हमारा प्रोफेशन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी इतने हार्ड टाइम पे, तो वो सारे लोग जो हैं अगेन सर्विसेज पे आते हैं। अच्छा, परचेज, अगेन कोई भी चीज व्हेन वी आर गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट, तो वो जो है हमारी परचेज की डेफिनेशन में आती है। इनपुट टैक्स, ये जो है आपके लिए थोड़ी सी नई चीज है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूं कि इनपुट टैक्स इज इक्वल टू परचेज मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। अब देखें, इन सेल्स टैक्स में होता सिंपल ये है कि जितना सर मुबीन ने डिटेल में आपको आईआरएस समझाया, उसी तरीके से सेल्स टैक्स का भी अपना पोर्टल होता है, उसमें भी आपको सारी चीजें जो है ना मेंशन करनी होती है, इन शेप ऑफ अमाउंट, इन शेप ऑफ आपकी जो है गुड्स, और इन शेप ऑफ स्टॉक्स सारा। तो जितना भी परचेज आप करेंगे तो वो आपको मंथली बेसिस पे इनको बताना पड़ेगा कि जनाब हमने ये चीज परचेज की है, और उसका कॉलम का नाम है इनपुट टैक्स डेटा, इनपुट कॉलम। तो जितनी भी मैं परचेजेस करूंगा, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरर से खरीदूं या फिर उस किसी से भी खरीदूं, तो वो सारा मेरा इनपुट में आएगा। अगेन, आउटपुट टैक्स सप्लाईज, मैंने खरीदा, मैंने बेचा, मैंने टॉम को बेचा, मैंने संगीता को बेचा, मैंने अमर को बेचा, तो वो जितनी भी चीजें मैं सेल्स करूंगा वो सारा डेटा मेरे को देना होगा कि मैंने उसको सेल किया है। Number next is section 2 subsection 44 says a time of supply other than hire purchase। अच्छा, वो तमाम लोग अगेन मैं जो है इनको इनवाइट करूंगा कि डज एनीवन सी द वर्ड हायर परचेज। मतलब अगर मैं परचेज की बात करूं तो सेकंड पॉइंट में मैंने परचेज को लिखा, लेकिन मैंने नंबर 5 पे लिखा है हायर परचेज। यार ये कौन सी परचेज है भाई, ये कौन सी परचेज है? हायर परचेज, व्हाट डज इट मीन हायर परचेज? कोई भी प्लीज यहाँ पे मुझे थोड़ा बताएगा हायर परचेज किसको कहते हैं, अदर देन सर मुबीन? सर ये अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग में एक स्पेशल टॉपिक है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यार, ये गुल अहमद, ये बड़ा आपने मुझे डिसअपॉइंट किया। रीपरचेज से क्या मतलब है? मैं एक चीज बेच के रीपरचेज करूं? भाई साहब वो सेल में कंसीडर होगा। एक्सीलेंट उमर, आई रियली अप्रिशिएट इंस्टॉलमेंट्स, एनीवन हु इज गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम। और अगेन बड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ सर मुबीन ने बोल के अकाउंटिंग का अगर कोई पार्ट है उसके बावजूद भी अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम कि हायर परचेज क्या होती है, तो आई रियली अपोलोजाइज। आप लास्ट टाइम में खड़े हुए हो और आपको ये भी चीजें नहीं पता, इट्स अगेन शॉकिंग फॉर मी। अच्छा जी, आसान लफ्जों में बता देता हूँ, स्पेशली मेरी सारी फीमेल स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ही मुझे नजर आई यहाँ पे जो एक्टिवली मुझे रिप्लाई कर रही है यहाँ पे। तो हायर परचेज वो है व्हेन एवर वी आर गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, वेदर द इंस्टॉलमेंट इज बेस्ड ऑन द सिंगल डे। हालांकि सिंगल डे की कोई इंस्टॉलमेंट होती नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। या फिर वो ईयर्स में हो, चाहे आप उसको इंस्टॉलमेंट जो है 2 डिकेड में कर रहे हो, 3 डिकेड में कर रहे हो, बट अगेन वो प्रोडक्ट तो आपने परचेज कर लिया है, बट क्योंकि आपके पास उसको पे करने के लिए फुल पेमेंट नहीं है, तो वो आपका हायर परचेज होगा अंटिल वो पे आपकी अमाउंट पूरी नहीं होगी। तो वो प्रोडक्ट तो आपके पास होगी, आप उसके राइट्स और उससे इंजॉयमेंट तो कर सकते हो उस चीज से, बट अगेन वो कंसीडर कहलाई जाएगी आपकी हायर परचेज पे। नंबर नेक्स्ट इज रिटेलर। जनाब आज का वन ऑफ द बुलिश ट्रेंड, बुलिश टॉपिक, रिटेलर रिटेलर रिटेलर। बेचारे रिटेलर को इतना परेशान किया हुआ है।
और अगेन मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ कि रिटेलर भी जो है हमारे पास इन चीजों में आ रहा है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 रिटेलर कहता है। अच्छा, रिटेलर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर द वर्ड ऑफ द होलसेलर एंड द रिटेलर, और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा होलसेलर एंड रिटेलर, इसमें क्या फर्क है? मतलब समोसा तो सभी बेच रहे हैं, बिस्किट तो सभी बेच रहे हैं, नीडो सभी बेच रहे हैं, तो यानी ये क्या उसको जरूरत है कि वो अपने नाम के आगे होलसेलर यूज करे, वो अपने नाम के आगे रिटेलर यूज करे? बहुत से लोग तो होलसेलर एंड रिटेलर भी देते हैं। पर प्राइस का फर्क है, मतलब क्या मतलब प्राइस का फर्क है? होलसेलर इज अ सप्लायर, रिटेलर इज अ फाइनल कंज्यूमर। नहीं जी, होलसेलर भी सामान बेच रहा है, सप्लायर जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। बिल्कुल शेर शाह, बिल्कुल अग्रीड, एक्सेलेंट जासिर। अगेन रिटेलर, अच्छा जी बिल्कुल एक्सीलेंट, मतलब क्लास जाग रही है और माशाल्लाह सारे जो है ना चीजें अप टू मार्क है। अच्छा जी, सिंपल डिफरेंस सिर्फ एक है, होलसेलर के पास आप एक जाओगे उसको बोलोगे एक बिस्किट दो, तो जनाब वहां पे बिस्मिल्लाह जो होती है वो एक बॉक्स से होती है, ठीक है। रिटेलर में आप जाओगे तो एक बिस्किट दो, वो आपको खुशी खुशी एक बिस्किट देगा। हाउएवर अगर आप उसके पास वो पूरा बिस्किट का बॉक्स मांगने जाओगे तो वो आपको बिस्किट का बॉक्स पूरा देगा, बट देयर आर मैक्सिमम ऑफ चांसेस वो आपको बिस्किट का पूरा बॉक्स जो है ना वो रिटेल प्राइस पे प्रोवाइड करे। अच्छी अगर आपको लगा कुछ अच्छे कनेक्शन है तो शायद आपको वो कुछ डिस्काउंट कर दे, बट अगेन जो वो आपको डिस्काउंट कर रहा है ना वहीं से ही वो होलसेलर वाला काम शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना रिटेलर और होलसेलर और वो चीज है, तो वो आपसे पर प्रोडक्ट, रिटेलर को इजी लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो लिख लो, a person who sells the goods on retail basis, it is a part of per product, however retailer sells the goods on a bulk quantity। अब वो बल्क क्वांटिटी शुरू होती है एक कार्टन, एक बॉक्स से। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंस का एक डब्बा लेता हूं तो उसके अंदर 24 पीसेस होते हैं, और अगेन ये कहानी बिस्मिल्लाह यहाँ से होती है और एक पूरा जो है स्टॉक यानी पूरा लॉट और एक पूरा ट्रक तक जो है कहानी पहुंचती है। तो ये एक डिफरेंस होता है रिटेलर और होलसेलर में। तो अगेन रिटेलर और होलसेलर जितना मैंने डिटेल में आपको बताया शायद आपको लॉ में मिले, बट समहाउ उसका जस्ट जो है वो यही होगा। जीरो रेटेड सप्लाई अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 48, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जीरो रेटेड सप्लाई से क्या मुराद है आपकी। अच्छा जी, जीरो रेटेड सप्लाई वो लोग होते हैं कि जनाब अगर आप ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 48 पढ़े तो मैं आपको उसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए थोड़ा सा इसका मैं मर्जर करूंगा, डिक्टो में आपको शायद समझ में नहीं आएगी। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी सप्लाई, मतलब जिस तरह आप कोई चीज सेल करते हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट, आपने देखा होगा कि 17.5% आपको जो है ना वो सेल्स टैक्स लग रहा होता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको जीरो रेटेड सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का चीज है, नो सेल्स टैक्स, कंज्यूमर प्राइस 10 रुपया, ठीक है। अब वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बला है, तो उसकी अगेन कोविड इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। तो कोविड की सिचुएशन में जितने भी हमारे पास कोविड टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की चीजें अवेलेबल हैं जो बल्क क्वांटिटी में यूज हो रही होती है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं और सेव द लाइफ के लिए ये कर रहे हैं काम, ठीक है। तो जनाब इनमें जो है ना गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हम इतने भी जालिम लोग नहीं है, हम वहां पे जो है आपको थोड़ा सा फेवर देते हैं या फिर आप देते हैं, बट अगेन इट इज अप्लाइज ऑन द एवरी होल पब्लिक एट लार्ज, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो एक एलीट क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करता हो। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई अगेन प्रेस्क्राइब होती है टैक्स में, और इसको टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट इसको जो है आपको जो है इसमें फर्दर गाइडेंस लेता रहता है। अच्छा, टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट, ये जो है ना पूरी चीज का वो पेपर है, वाहिद पेपर है जिसके बगैर आपकी सेल्स इनकम्प्लीट है। टू मेक अ स्टोरी वेरी शॉर्ट कि जितनी भी चीजें आप सेल करोगे तो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो का है, उसी के पैटर्न पे आपको अपनी सेल्स करनी है। इसकी इजी लैंग्वेज में दूंगा, सर मुबीन ने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पास जितने भी विदहोल्डिंग टैक्स के सर्टिफिकेट्स आते हैं तो एक वो प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न जो है ना वो इनकम टैक्स के किसी ना किसी शेड्यूल में मेंशन हुआ हुआ है।
वो चीजें इसी तरह से जो है ना टैक्स डॉक्यूमेंट जो है ना उस मेंशन हुई हुई है, ताकि वो चीजें इनकम टैक्स और पब्लिक एट लार्ज को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में जो है वो इजी रहे। इंपोर्टर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, अगेन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है आपको मालूम होना चाहिए कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कौन है। तो अ पर्सन हु ओनली इंपोर्ट्स द गुड्स और उसको लोकली सेल करता है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होनी है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो लोकल परचेज करता है या मैन्युफैक्चर करता है और वो एक्सपोर्ट करता है, और हर स्टेट एक्सपोर्ट को जो है ना वो अप्रिशिएट करती है, क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट से, चाहे वो कुछ भी एक्सपोर्ट करे, आपकी कंट्री के अंदर जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी फॉरेक्स की जो ट्रेड होती है उसमें आपको ज्यादा इजी होती है, और आपकी स्टेट इसी तरह डेवलप करती है कि आपका जो है आपकी दूसरे लोगों का पैसा आपकी कंट्री में आए, ना कि आपके मुल्क से निकल के बाहर जाए। मैं छोटी सी एग्जांपल को लिंक करूंगा। व्हेनेवर पीएम सेज कि जनाब वी अप्रिशिएट दोज पीपल हु आर द फॉरेनर्स, प्लीज सेंड योर मनी, चाहे आप ज़कात भेजो, ईद भेजो, कुछ भी भेजो, वो आप फॉरेन से पाकिस्तान भेजो और प्रॉपर चैनल की तरह भेजो, ताकि एनी मनी लॉन्ड्रिंग, चाहे किसी भी किस्म की जो इलीगलिटी रूट्स हैं उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिंक करूं तो सर मुबीन आपकी नॉलेज में भी होगा, रोशन पाकिस्तान के नाम से आजकल चीजें बड़ी जो है चल रही है, रोशन अकाउंट या इस तरह का नाम है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मीडिएटर है हमारे वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी और नॉन रेजिडेंट टाइटल एग्जिस्ट करते हैं। यस सर। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जनाब सॉरी एक चीज मैं स्किप कर गया, टैक्सेबल सप्लाई अंडर सेक्शन 240। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई मतलब अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं अपनी जीरो रेटेड सप्लाई से, वो तमाम चीजें जिसमें जीरो रेटेड नहीं है और एक टैक्स डिफाइन हुआ है, तो वो अगेन पार्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई होती है। इसमें भी अगर मैं कहूं तो हर मैक्सिमम जो आपका सप्लाईज होती हैं वो 17.5% पे होती हैं, बट देयर आर सम गुड्स जिसकी सप्लाई जो है वो एज पर नोटिफिकेशन उसमें चेंजेस होती रहती हैं। तो इजी लैंग्वेज में आप जो है इसको ये समझ लें। एडजस्टमेंट जनाब अगेन जो भी आप टैक्स दे रहे होते हैं, जिस तरह सेल्स इनकम टैक्स में हमने कहा था कि जनाब हमारे पास टैक्स डिडक्शन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, हम उसकी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि जनाब इतना टैक्स हमने दे दिया है, अब फर्दर हमें टैक्स देना है या रिफंड लेना है। तो इट इज अगेन अ डिक्टो इन सेल्स टैक्स टू। टैक्सेबल एक्टिविटी, जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। एग्जेम्प्ट अगेन जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट को मैं फिर एक मर्जर कमाऊंगा, वो तमाम चीजें जो कि बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं कि थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा। अगेन सर मुबीन शायद आपको तो खैर नॉलेज में होगा ही होगा। एक आपका सेल्स टैक्स ये कहता है कि दोज इंस्टीट्यूशन, दोज हेल्थ सेंटर हु हैविंग मोर देन 50 बेड अबव, मतलब वो हॉस्पिटल या वो गली कूचा जिसके पास मोर देन 50 बेड्स पेशेंट्स को सर्व करने की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो लोग कोई भी चीजें बेचें, चाहे वो सर्फ एक्सेल बेचें, कोई भी सोया सुप्रीम का तेल बेचें, टूथपेस्ट बेचें या सर्फ सेफगार्ड का साबुन बेचें, उनके ऊपर सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन है। ठीक है, मैं बाहर से खरीदूंगा साबुन, मुझे सेफगार्ड 50 रुपए का मिलता है विद सेल्स टैक्स, तो मुझे 50 रुपए का मिलेगा, बट उन इंस्टीट्यूशन से मुझे कंज्यूमर प्राइस पे नहीं मिले, कंज्यूमर प्राइस पे मिलेगा, मतलब सेल्स टैक्स की जितनी भी अमाउंट है वो मुझे वेव ऑफ हो जाएगी। ये पावर्स दी गई हैं इनको फेडरल गवर्नमेंट ने, ताकि जो है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक मैंने इसलिए ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन का नाम लिया कि ये एक सर्व ह्यूमैनिटी को कर रहे होते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट इनको जो है एग्जेम्पशन देती है ताकि उनका स्टाफ जो है उनको फैसिलिटेट भी हो इन चीजों में, और वो जो है चीजें जो है कम रेट पे जो है अवेल भी कर सके। लास्टली टैक्स, एक्टिव टैक्स पेयर, जिस तरह से आप सेल्स इनकम टैक्स आप फाइल करते हैं और एनुअली बेस पे आपका इनकम टैक्स पे सेल्स टैक्स अपना एक्टिव टैक्स पेयर पे नाम आता है, सेल्स टैक्स भी उसी चीज का नाम है जहाँ पे आपका जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आता है। अच्छा, ये मैंने कुछ डेफिनेशंस निकाली हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होंगी, हालांकि इससे को हटा के भी बहुत चीजें हैं, बट इनिशियल स्टेज पे आई डू नॉट थिंक कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं क्विकली अब आपके चैट्स पे आ जाता हूँ कि जिन लोगों के जो कंसर्न्स हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ टाइम भी देना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हुई है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ लें, क्योंकि आगे अब चीजें जो है उसी को अब जो है फर्दर ये
अब थोड़ी सी डिटेल में चलना शुरू होगी। तो मैं क्विकली आपके मैसेजेस भी देखना शुरू कर देता हूँ। अब गिव मी फ्यू मिनट्स। अच्छा जी, पहला मेरे पास सेलिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कोई चीज़ एक्सचेंज करना मनी पे, नहीं जी, माजरत के साथ मैंने एक्सचेंज का अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो मुझे नहीं मालूम। सूरत ने भी शायद इसी बात को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सर्विसेज के लिए क्या होता है मुनीब साहब, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो इसको कहते हैं SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, इंटेंजिबल, अच्छा इंटेंजिबल टेंजिबल गुड्स का यहाँ पे कंसर्न नहीं है, बट अगेन जो चीज़ यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड है तो वो चीज़ें चीज़ें इसमें आएंगी। इधर टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ आर अवेलेबल। नादिया खान ने जवाब, सॉरी नादिया का रिप्लाई आ गया, रीपरचेज आउटसोर्स में भी। शेख साहब ये प्लीज थोड़ा सा आप नीचे अपना ब्रीफ करें, मैं आपकी चीज समझ नहीं पाया। बाइंग का न्यू और यूज्ड कार, बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीजें आपको जो है ना मिलती हैं। इसमें जब आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट में बाय करते हो, स्पेशली हमारे पास 3 प्रोडक्ट ही होते हैं, व्हीकल, नंबर 2 हाउस, और नंबर 3 जो है आपके पर्सनल गुड्स होते हैं, मतलब होम अप्लायंसेस। ज्यादातर यही 3 चीजें आपके पास आ रही होती हैं। प्राइस का फर्क होता है, आई गेस ये मैं जब रिटेलर का पूछ रहा था तो आप लोगों ने रिप्लाई किया है सर इन व्हाट सेक्शन। अच्छा भाई, ये क्या चीज पूछ रहे हो ये भी मुझे आप बता दो तो मैं आपको सेक्शन भी कोड कर दूं। अच्छा, ये सब आप लोगों ने रिप्लाई होलसेलर और रिटेलर के लिए, द पर्सन डायरेक्टली डीलिंग विद द कस्टमर इज अ रिटेलर। देखो कस्टमर जो है ना वो हर जगह का है। मतलब आसान लैंग्वेज में बताऊंगे, अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स टू यू एट योर रिटेल प्राइस, तो वो रिटेलर भी किसी ना किसी का कस्टमर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिटेलर में होलसेलर में जाता हूँ तो मेरे पास एक टैग लगा हुआ है या मैंने एक जो है ना बैज लेके रखा हुआ है। तो कस्टमर इज ऑलवेज अ कस्टमर। एंड इन अदर वर्ड्स, इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि सर मुबीन, अगर मैं स्टूडेंट से कहूँ कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ माय कस्टमर्स, तो कहने के लिए सही रहेगा ये वर्ड? सर हम डायरेक्टली वो हम हमें कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया है, तो वो यूनिवर्सिटी के कस्टमर्स है। तो बिल्कुल ये बहुत ही सर मुबीन ने करेक्शन की कि ऑल द स्टूडेंट्स आर द पार्ट ऑफ द आर द कस्टमर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। हाउएवर यूनिवर्सिटी हायर अस, वो हमारे कस्टमर है। यूनिवर्सिटी इज अ कस्टमर फॉर मी। सर मैं सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ, ये कह सकते हैं। नहीं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यूनिवर्सिटी ने इनडायरेक्टली आउटसोर्स एक तरीके से कर दिया, वो एजेंसी वाली बात भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन खैर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनके लिए। मतलब रियल लाइफ नहीं छोड़ दें सिचुएशन भाई, ये हाइब्रिड आपके होती ऊपर है। चले, हाँ ऊपर चली जाएगी ये चीजें। बहरहाल कस्टमर कोई भी होता है, किसी लेवल पे भी होता है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है सर मुबीन, क्या आपका सिस्टम भी हैंग हुआ है? आ गया, ठीक है जी। रीसेलर सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर सर, सप्लायर टू रिटेलर। अच्छा, सप्लायर में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ये आगे चीजें मैं आपको डिफरेंशिएट भी करूंगा। जिनको कंफ्यूजन है ना कस्टमर कौन है रिटेलर कौन है, ये थोड़ा सा आगे मिलेगा। सर रेवेन्यू बोर्ड में जॉब कैसे मिलेगी? यार ये कोई सवाल है यार, ये करने का हद होती है यार। मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे HR की क्लास ले रहा हूँ? भाई आप जब जॉब्स आएंगी अप्लाई करोगे और उनके टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू पास करो, क्लियर करोगे तो हो जाएगा। अहमद मोहम्मद अहमद नहीं पूछा है ना भाई, जो ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड की बात कर रहे हो, तो वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जब आएंगी जॉब्स तब अप्लाई करना, लेकिन उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उसके जो भी रिटर्न टेस्ट अगर है या उसका कोई भी इंटरव्यू है तो। अच्छा युसरा, मैं आपको एग्जांपल प्लीज मुझे थोड़ा सा एग्जाम का बता दें कि आपको क्या चीज की क्लैरिटी नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, एग्जाम जीरो रेटेड और टैक्सेबल सप्लाई को मैंने मर्जर करके पढ़ाया है ताकि चीजें आपको क्लैरिटी हो जाए। मैं इंडिविजुअली बताऊंगा तो वो सर क्लियर नहीं दूसरा होगी। को मैं अच्छा एग्जांपल दे भाई, देता हूँ इस वक्त। दूसरा, अगर आप ये करें, सेल टैक्स में बहुत सी आइटम एग्जाम्प्ट है। मिसाल के तौर पे इस वक्त गवर्नमेंट एनर्जी क्राइसिस की वजह से कंट्री के अंदर जितने भी सोलर पैनल बेस अगर कोई इंपोर्ट वगैरह करते हैं, जैसे कि मेरे एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनली जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें एक क्लाइंट है जो कि सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स आते हैं और वो एज एन होलसेलर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोलर पैनल से रिलेटेड जितनी भी ग्रीन एनर्जी पॉइंट प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी, अगर आप इस किस्म के आइटम सोलर बेस्ड इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, तो उस पर कोई सेल टैक्स नहीं है।
तो इस तरह कुछ आइटम्स होती हैं जिस पे गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है। इसी तरीके से कोरोना हुआ था तो मेडिकल रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट, कुछ लिस्ट इन्होंने इश्यू की थी मार्च के अंदर कि ये आइटम अगर आप इंपोर्ट करके सेल करेंगे ना तो हम इसके ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं लेंगे। जिस आई होप मैंने एक दो एग्जांपल दे दी, एक सोलर पैनल वाली एग्जांपल और इस इलेक्ट्रिकल कार। बेसिकली यही है कि एक तरीके से सोलर बेस्ड के, मुझे इलेक्ट्रिक का एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी हुई है कि आपको उस पर सेल टैक्स नहीं लेना। आई होप मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, ये किसी ने गाड़ी का पूछा है, तो इलेक्ट्रिक का ई कार्स जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली आपकी जस्ट लाइक मोबाइल चार्जर की तरह है, चार्ज करो और चलाओ। ये बेसिकली ग्रीन इन्वायरमेंट को जो है ना, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को डिनोट करती है, जिसमें आपके पास इंजन तो खैर होता है, वो अपना इंजन होता है जाके वो चीजें जिस तरह से रन करती है, बट जो फ्यूल कंजम्पशन बेस्ड कार्स होती है, दैट्स आर कॉल्ड द हाइब्रिड कार, इसमें आपकी फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा होती है, और वो अगेन पूरी फिजिक्स है कि वो फ्लक्चुएशन और कार की मूवमेंट से जो है ना आपको आपकी फ्यूल की कंजम्पशन को जो है ना ये आप प्रमोट करती हैं। अच्छा जी, ये क्लाइंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बलोच, अगर ये इकरा यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल पे जा रहे हो तो मेहरबानी करके मत जाना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा, उज़मा कहती हैं एवरी ओनर इज अ पार्ट ऑफ द सिंगल कस्टमर। ये बड़ा अजीब सा सवाल है यार, इसको क्लियर करो, क्योंकि ये सवाल से तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया हूँ। एवरी ओनर इज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल कस्टमर, यार ये क्या क्वेश्चन कर दिया इस बंदी ने। इलेक्ट्रिक कार पर भी सर, इलेक्ट्रिक कार अलग चीज है, हाँ ऑब्वियसली ये चीजें जो है ना वो, क्योंकि ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, मैंने आपसे कहा ना कि फॉर द बेटरमेंट, मेरा डिस्क्लेमर जो मैंने लिखा हुआ था वो यही है कि जिस तरह से, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप, इनफैक्ट मैं अभी लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहीं से गुजर रहा था तो वहां पे रिक्शा के काफी स्टैंड थे, तो मैंने नोट किया हमारे पास एक जमाने में टू स्ट्रोक रिक्शा आती थी, जो सर में भी बड़ा दर्द करती थी और वो स्मोक भी बहुत देती थी। तो वहां पे आज मैंने चीज नोट करी, आज हमारे पास जो है ना वो वाले रिक्शा जिसको हम टू स्ट्रोक रिक्शा कहते हैं, और उस कंपनी का नाम था वेस्पा। तो वेस्पा ब्रांड के जो रिक्शा है, आप मार्केट में अगर आप देखें तो वो आपको अब बहुत कम मिल रहे हैं। हाउएवर ऑल द रिक्शा कन्वर्टेड इन द सीएनजी रिक्शा। तो वो सीएनजी से जनाब फायदा ये होगा कि वो टू स्ट्रोक रिक्शा जो वो फ्यूल कंजम्पशन और वो एक आपकी एनवायरनमेंट को जो अनहेल्दी और अनहाइजेनिक करता था, तो वो चीजें जो है आपकी कन्वर्ट हो गई सीएनजी पे। बट अगेन, अब सीएनजी को मैं आगे नहीं लेके चलूंगा कि जनाब वो नेचुरल गैस को हम जो है ना कमर्शियल वे में यूज कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। बट एक चीज तक सिर्फ ये रहे कि देखें, बेटरमेंट के लिए आई एम 100% श्योर गवर्नमेंट ने इसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट जरूर किया होगा। अच्छा, एक गाड़ियों की बात करिए तो मैं आपको एक और बता दूं कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की थी। ये भी अगेन इसी का पार्ट है, मैं आपको लिंक कर रहा हूँ ताकि उस्मा उसरा जो भी है उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था कि जनाब बीइंग का पाकिस्तान, आप हमारे पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। तो हमारे पास बिग थ्री टाइकून्स हैं, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। तो ये तीन लोगों ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, तो वही चीजें माशाल्लाह अर्न कर रही हैं। और बीइंग का कस्टमर हमारे पास जो है ना चॉइस नहीं रहती है, हमें चाहते ना चाहते हुए भी इनकी गाड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। तो अब जब मार्केट में हमारे पास जो चीजें आई है, साउथ कोरियन कार की मैं बात करूं तो किया हमारे पास पहले भी थी। अगेन साउथ एक कोरिया मलेशियन कंपनी की बात करूं तो प्रोटोन, अगर आपको पता हो तो पीएम महातीर ने पीएम हमारे इमरान खान को एक प्रोटोन X70 गिफ्ट की थी। तो अगेन मलेशियन कंपनी है। अगर हम हुंडई की बात करें तो ये भी एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसका मार्केट में हमारे पास बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और जिसकी दो व्हीकल हमारे पास हुंडई सेंट्रो और हुंडई शेजोर बहुत सक्सेसफुल रही हैं। और भी हमारे पास, अगर हम जितने भी रिक्शा की बात कर ले तो साजगार कंपनी है जो अगेन चाइना की है, वो मार्केट में बहुत अच्छा ऑटो में रोल प्ले कर रही हैं। और अगर हम अभी हमारे पास लाइन लगी हुई इन चीजों की, बिल्कुल चंगान एल्समिन, ये मास्टर मोटर वालों की है, जिनकी जो है कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, अब वो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करा हुआ है लोकल व्हीकल्स पे भी। तो ये चीजें हैं। फॉर जो है बेटा ये चेंज हो गई है, और इसकी एक एजेंसी जो है ना प्रोटोन ने अब अवेल करी है। और भी इसी तरह से कुछ 5 कंपनियां हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है। एमजी भी बिल्कुल हाइब्रिड, अगेन ये भी कार है। माशाल्लाह ये सारे लड़के जो है ना ये गाड़ियों का नाम लेने के साथ ही बड़े कमेंट आना शुरू होते हैं। अच्छा, अभी सारे गाड़ियां वाले हैं तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा। और टेस्ला अगेन, अच्छा जी, कार्स इंपोर्ट पर एग्जामिशन मिल जाए तो क्या ही बात है। ये बच्चा कोई कार इंडस्ट्री से, ऑटो इंडस्ट्री से है।
अच्छा, गवर्नमेंट का एम है 2030 तक पाकिस्तान में 30% इलेक्ट्रिक कार्स हो, बिल्कुल ऐसे ही है। फोर स्टॉक साजगार एमजी के नाम ले लिए। एल्समन, और मेरे ख्याल से सबसे चीप कार है ये एल्समन जो आने वाली है। रेट रिवील नहीं हुआ है, बट आई गेस ये 2.5 मिलियन में अगर आपको 1300 सीसी मिल जाती है तो अगेन ये एक बिग स्लैब ऑन अ 3 टाइकून्स। अच्छा जी, ये सारे गाड़ी वाले आ गए। यूनाइटेड, हाँ ये तो नाम ही लेना भूल गया, प्रिंसिपल। 800 सीसी में हमारे पास जो है ना ये दो कार है, एक तो यूनाइटेड ब्रावो के नाम से आई हुई है और एक प्रिंसिपल के नाम से आई हुई है। चलो अब गाड़ियों का सेशन बंद करो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा, आप ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम कर रहे हो। अच्छा जी, अब ये आ जाओ कि जनाब सेल्स इनकम टैक्स में तो हमने बता दिया कि जनाब किस किस को जो है ना चलो बेटा गाड़ियों का सेशन बंद करो, बाकी सब देखते हैं, मुझे भी मालूम है। अच्छा, अब ये है कि जनाब क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं सर, क्या हमें सेल्स टैक्स में भी जो है ना अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है? तो मेरा जवाब है कि अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हो तो यस आपको कराना है, और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो तो नहीं जी, आप इनकम टैक्स ही दे दो, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और गवर्नमेंट भी आपसे खुश होगी। तो जनाब नंबर 1 मैन्युफैक्चर, हु इज अ मैन्युफैक्चर। नंबर 2 इंपोर्टर, इंपोर्टर तो आपको पता ही है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, इसका तो मैं आपको जिक्र ही नहीं करूंगा। नंबर 3 सर्विस प्रोवाइडर को मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया था, तो थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो आपको चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को भी मैंने बड़ा डिटेल में समझा दिया है, तो आई डू नॉट थिंक कि मैं लास्ट 3 को मैं जो है आपको डिफाइन करूं। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर पे होगा। थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइडर को मैं एक थोड़ा सा टच दूंगा और डिस्ट्रीब्यूटर को टच दूंगा, ताकि जो कस्टमर वाले क्वेश्चन जिन लोगों ने भी किए थे ना कि हम कस्टमर हैं और रिटेलर वाला कस्टमर नहीं है, तो जो है उनकी चीजें आ जाएं। अच्छा गर्ल्स, मुझे आप बताओ कि आपको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है? सारी गर्ल्स सो रही हैं या क्या कर रही हैं? दो ही गर्ल्स मुझे नजर आई है यहाँ पे। और अगेन ज्वेल, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपना आईडी लॉगिन करके जो है ना सो गई है। अच्छा जी, सानिया सर है तो बेटा जवाब भी दो ना, खाली इसके लिए थोड़ी मैंने कहा कि यू आर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। आई नो यू आर अवेलेबल, मुझे यहाँ पे आपसे ज्यादा नजर आ रहा है डिटेल में कि क्या क्या अवेलेबल हो, बट एक्टिवली अब मुझे अवेलेबिलिटी की जरूरत है। पाकिस्तान इज लैकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन ऑटोमोबाइल। ओ भाई छोड़ दे मैन्युफैक्चर को, ऑटोमोबाइल को छोड़ दे, दूसरी चीजों पे आ जा। समोसा भी खाते हो ना, वो भी एक मैन्युफैक्चर है, सेल्स टैक्स की लैंग्वेज में क्यों सर? सर यहाँ इवन अगर मैं कहूंगा कि सर ने रजिस्ट्रेशन की बात की ना कि मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर्ड होना होता है, आपको मालूम है बेकरी वाले जितने भी हैं जो डबल रोटी वगैरह या ब्रेड बनाते हैं, उनको जब रजिस्ट्रेशन करनी होती है तो वो एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स उनका एक लेवल होगा, तो वो सेल टैक्स, क्योंकि बिल्कुल, वो ब्रेड बना के सेल कर रहे हैं तो किस तरीके से होती है चीजें, उन पे सेल टैक्स अप्लाई होगा। अब दही भी, दही पे आ गए देख ये लें ये तो। हमें भी ये हमें भी नहीं बताता कि ये इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट सेल्स टैक्स ने हमें बता दिया कि भाई ये भी मैन्युफैक्चर का पार्ट है। जो समोसा खा रहे हो, जो बिरयानी खा रहे हो, जो इनफेक्ट कैटरिंग वाले हैं, भाई हाँ वो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमें तो बहरहाल आज पता चला। तो जनाब हम उनसे कहते हैं तो वो भी हंसते हैं हमारे साथ मिलकर। तो एनी हाउ, मैन्युफैक्चर पे आ जाते हैं। किसी को पता नहीं है कि जनाब क्या है मैन्युफैक्चर। भाई मैन्युफैक्चर आसान लैंग्वेज में वो है, मेरे ख्याल से ये समोसा बनाने और ब्रेड बटर को समझ में आ गया होगा बिरयानी वाला और बेकरी से, कि मैन्युफैक्चर वो है कि बंदा कोई भी चीज बनाए, मतलब आसान लैंग्वेज में रॉ मटेरियल वो कलेक्ट करे या उसके पास रॉ मटेरियल किसी भी किस्म का आए और एट द एंड उसको एक फिनिश गुड्स की फॉर्म दे दें, तो भाई वो बंदा मैन्युफैक्चर है। इसकी मैं और अच्छी और आसान सी एग्जांपल दूं ताकि लड़कियां जाग जाओ। आपकी मदर सुबह पराठा बना रही है ना, तो वो आटा घर पे आता है और वो आटा को डो करती है, उसको जो है ना सारे काम करके फिर सॉल्ट डाल के और वो सब करके फिनिश गुड आपको रोटी मिल रही होती है ना, तो जनाब वो भी आपकी मदर जो है ना मैन्युफैक्चर कर रही है। और अगर कोई लड़कियां यहाँ पे कोई चीज बना रही है, घर के अंदर कोई पार्टिसिपेट करती है, तो आपको भी खुश होना चाहिए कि अपनी घर वालों को बोल दो कि मैडम मम्मा जी मैं भी मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, भले आप अंडा ही क्यों ना बना रही हो। ठीक है जी, आसान लैंग्वेज में अच्छा। मैंने बता दिया है, फनी लैंग्वेज में भी बता दिया है जी सर। अच्छा सर, इसमें यही चीज ऐड करूंगा कि हाँ अगर मैन्युफैक्चर तो करें, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर आप रोटियां सेल करते हैं तो फिर आपको सेल टैक्स पॉइंट से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज अ मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में। बिल्कुल, तो पहले तो मैन्युफैक्चर में इनको समझा दूं
ताकि जो है ये समझ में आ रहा है कि रोटी बनाने वाला भी मैन्युफैक्चर है। अच्छा जी, तो मैन्युफैक्चर को अब अगेन क्योंकि थोड़ा सा हम सेल्स सेक्स में जाते हैं, तो जितनी भी चीजें आप मार्केट से खरीदते हैं, सोप, शैम्पू, एनी कंपनी जो है ना उसको मैन्युफैक्चर कर रही है। तो अगेन क्योंकि मैन्युफैक्चर इटसेल्फ वो फिनिश्ड गुड करके उसको सेल करना है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेल्स टैक्स। तो दिस कैटेगरी शैल बी रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर्स ऑफ द सेल्स टैक्स, इसे हर हाल में होना है। नंबर टू, इंपोर्टर। अच्छा, एक मैन्युफैक्चर है वो ऑब्वियसली इंपोर्टर भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चर जो है वो इंपोर्टर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैन्युफैक्चर हूं और मुझे उसका कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो मुझे सेल्स टैक्स में एक बार रजिस्टर्ड बीइंग का मैन्युफैक्चर हो गया हूं, तो इंपोर्टर के लिए सेपरेटली अपने आप को रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। बट इंपोर्टर को मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि मैं एक बंदा हूं जो सिर्फ इंपोर्ट करता हूं और आगे चीजें सेल करता हूं, लेकिन मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता, एक रॉ मटेरियल खरीदता हूं। तो मुझे बीइंग एन इंपोर्टर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। सर्विसेज प्रोवाइडर का टच जनाब ये है कि वो तमाम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज इंडस्ट्रीज से हैं, ना वो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं ना वो कुछ इंपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ आपको सर्विसेज देते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल आपको डॉक्टर, एडवोकेट, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सिर्फ आपको अकाउंट्स बना के देता है, इंजीनियर जो आपको एक फिनिश गुड में कोई भी प्रोडक्ट बना के देता है, चाहे वो मिसाइल हो, एरोप्लेन हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो। और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो सर्विसेज बेस पे आपको, जैसे फेसबुक वाले हैं, वो आई गेस उन्होंने भी कुछ मार्केटिंग वगैरह करना शुरू कर दी है अपनी उस तरीके की। और हमारे पास बहुत सारी चीजें कोविड के अंदर चीजें आना शुरू हुई हैं, तो वो तमाम चीजें सर्विसेज इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना है। उनको कहाँ रजिस्ट्रेशन करानी हो, सब थोड़ा सा डिफरेंट है। एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जनाब अब अगेन जो मैन्युफैक्चर होता है वो, अब ये तो होगा नहीं कि जनाब मैंने एक मैन्युफैक्चर का प्रिंस का बिस्किट बना लिया, मैं मैन्युफैक्चर हूँ और गली गली कूचे कूचे जाता रहूं कि जनाब मेरा बिस्किट खरीद लो, मेरा बिस्किट खरीद लो। तो मुझे ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करके एक पब्लिक एट लार्ज को जो है टारगेट करना है, तो मैं अपने पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स रखूंगा, उनको कुछ एरियाज दूंगा कि जनाब फॉर एग्जांपल इकरा यूनिवर्सिटी, चले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने इकरा यूनिवर्सिटी की आई गेस कोई 3-4 कैंपस हैं, तो मैंने 4 डिस्ट्रीब्यूटर रख लिए। मैंने कहा कि भाई प्रिंस का बिस्किट इकरा यूनिवर्सिटी आपकी मेन कैंपस जो आपकी बिलोंग करती है डिफेंस वाली, वहां पे आपने सेल करनी है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को रखा, मैंने कहा कि भाई ये प्रिंस का बिस्किट लो, जाके एयरपोर्ट वाली ब्रांच में बेचो। एक डिस्ट्रीब्यूटर लिया, मैंने कहा भाई गुलशन वाली ब्रांच में जाके बेचो, एक नाजाबाद में बेचो, सो ऑन। तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर की भी जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है मैन्युफैक्चर से चीज खरीदे और डिस्ट्रीब्यूट करे। सब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करे आपकी होलसेलर को, चाहे रिटेलर को करे, उसका सिंपल ये काम है। तो इकरा यूनिवर्सिटी को मैं सीधी सी बताऊं कि भाई वहां पे टीचर भी आता है, वहां पे एक प्यून भी आता है, वहां पे एक स्टूडेंट भी आता है, तो अगेन वो सबको सेल कर सकता है, ठीक है, आपको यूरिसडिक्शन मिली हुई है। तो इस चीजों को हाउ इट इज वर्क इस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आई नीड टू बी रजिस्टर्ड माई सेल्फ। एक्सपोर्टर, मैंने कोई चीज फॉर एग्जांपल बनाई और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं, तो अगेन मुझे एक्सपोर्टर की भी जरूरत है। होलसेलर, मैंने आपको बता दिया है कि होलसेलर को भी जो है ना, हालांकि सर देखें हमें होलसेलर का कितना टाइम पहले लिखा हुआ है, बट आज भी हमारे पास होलसेलर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मैं पूरा जोड़िया बाजार ही उठा लूं तो आई गेस 10% बहुत मुश्किल लोग मिलेंगे जो रजिस्टर्ड, बहुत मुश्किल 10 भी क्या 5 भी बहुत मुश्किल मिलेंगे। और रिटेलर की अगेन डेफिनेशन इन्होंने बनाई हुई है एडवांस लेवल में, टीयर 1 टीयर 2 अभी हमारे पास आ चुका है। टीयर 1 में जितने भी रिटेलर हैं उन्हें रजिस्टर्ड होना है, टीयर 2 वालों को भी छुट्टी है अभी, उनके ऊपर डज नॉट मीन कि उनको रजिस्टर्ड नहीं होना। वो अभी अगर इतना जुल्म करेंगे तो सारे बेचारे परेशान हो जाएंगे कि हमारे पीएम ने क्या जुल्म कर दिया हमारे ऊपर। तो जनाब ये कुछ कैटेगरीज थी, अगर आप इसमें फॉल करते हो चाहे पर्सनल कैपेसिटी में चाहे एक कंपनी की सिचुएशन में, तो आपको रजिस्टर्ड होना है। अब क्विकली मैं चैट पे आ जाऊं ताकि आपकी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर लूं। अच्छा जी, सर एक ही क्वेरी थी, युसरा ने पूछी थी कि सर अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक बंदा मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, तो उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगी या सेम रजिस्ट्रेशन होगी? सर प्लीज ये थोड़ा वापसी करिए, मैंने जो है चैट्स में लग गया था। नहीं सर, चैट में यही है कि युसरा की एक क्वेरी थी, वो मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ये दो तरीकों से हो सकता है, लेकिन आप ज्यादा इसमें कह सकेंगे कि इफ अ पर्सन इज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इम्पोर्टिंग,
तो वो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर के तौर पे सेपरेटली रजिस्टर्ड होगा या एक रजिस्ट्रेशन में ये हो सकता नहीं है? नहीं नहीं, वो एक ही, क्योंकि वो एक ही हाँ, पर्सन है ना। फॉर यस, हाँ, एग्जाम्पल सही। बरकत, हाँ, एक ही बरकत में हो। इज अ पर्सन हु इंपोर्ट्स द गुड्स, क्योंकि मुझे गुड्स चाहिए अपनी फिनिश गुड्स के लिए। वो मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल चाहिए या कोई प्रिजर्वेशन चाहिए, तो वो मैं ऑब्वियसली अपनी चीजों को बाइफर्केशन जरूर करूंगा। वो सर यही, ये जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आईआरएस के पोर्टल पे आता है, उसमें दोनों एक्टिविटीज को चेक मार्क करना होगा ना? यस। बिल्कुल। इजी लैंग्वेज में मैं आपको थोड़ा दूसरा और बता दूं, आई रियली अप्रिशिएट कि इन लोगों की क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसी बात करूं कि एक बंदे की अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो क्या वो बंदा कि अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं कर सकता? अगर सर मुबीन की एग्जांपल लूं, सर मुबीन इज अ पार्ट ऑफ द इकरा यूनिवर्सिटी, वो एक एम्प्लॉय भी है और वो अदर कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भले अगर लेट्स सपोज इनका बैंक से ही प्रॉफिट आता है, तो क्या वो उसके ऊपर बार लगा हुआ है? बिल्कुल वो कर सकता है। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज देते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, डज नॉट मीन। तो एज सिंपल एज दिस सेल्स टैक्स। ओके, अच्छा, इससे को मैं लिंक कर दूंगा इनकम टैक्स से। एक बात याद आई, याद होगा आपको इनकम टैक्स में हमने ये चीज की हुई थी कि एज अ सैलरी रिटर्न फाइल करना होता है या एज अ बिजनेसमैन रिटर्न फाइल करना होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं इनकम टैक्स की, तो आप अपनी एक्टिविटीज बताते हैं। तो सिमिलरली जब आप अपने आप को सेल टैक्स के तौर पर रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं, तो वहां पे आपको चेक मार्क लगाना होगा कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चर के तौर पे आप हैं या सेल होलसेलर या रिटेलर के तौर पे हैं। तो वो चेक मार्क एक्टिविटीज के तौर पे हो रहा हो, तो आप इसको इसकी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। जिस तरह इनकम के सोर्सेज होते हैं, इस तरह सेल टैक्स में आप जो भी चीज सेल्स कर रहे होंगे, वो किस किस कैटेगरी की बेसिस पर आप सेल कर रहे होंगे। अच्छा उमर अमीन, यस, रजिस्ट्रेशन कराने के ऑफ कोर्स चार्जेस होते हैं। हमने आपको इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन बताई है, तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सेल टैक्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हमने आपके कोर्स के लिए बीइंग जस्ट बीबीए स्टूडेंट थोड़ा मिनिमाइज रखा है। तो इसमें इसके यहाँ पे आईआरएस पोर्टल वगैरह खोल के सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन या सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? वैसे भी हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अच्छा सर, हमारे पास अभी ये सेशन का कितना टाइम है? सर अभी हम अगर वाइंड अप करना चाहे कर सकते हैं 10-15 मिनट के। वैसे मैंने ये सेशन क्रिएट किया है 45 तक, 10:45 तक, तो हमारे पास 20 मिनट हैं। लेकिन अगर हम जल्दी चले, करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा क्विकली कर लूँ। वो मैंने एक अगर आपको मैं थोड़ा सा बैक लेके चलूँ, तो एक यहाँ पे अगर आप देखें डेफिनेशन के सेकंड कॉलम में, टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 2, और ये आई गेस 2(3) होगा, गलती से 23 चला गया है। तो ये चीजें आपकी टैक्स इनवॉइस का पार्ट है कि जनाब सेल्स टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होना जरूरी है, उसको मैंने थोड़ा सा लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है। नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर। जो भी बंदा चीज बेच रहा है उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड नंबर, उसका एड्रेस होना जरूरी है। जिसको बेच रहा है उसका भी जरूरी है, जिस तारीख को बेच रहा है और क्या बेच रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन। मिसाल के तौर पे मैंने प्रिंस बिस्किट खरीदा, कितना का खरीदा, कितने डब्बे खरीदे, वो भी चीजें होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे प्रिंस बिस्किट मैंने 10,000 का खरीदा, तो उसको अमाउंट में अलग लिखूंगा। उसके ऊपर फिर मैं लिखूंगा कि जनाब सेल्स टैक्स का कितना परसेंटेज है। लेट सपोज 10% है, हालांकि 17.5% है आपकी, ताकि इजी कैलकुलेशन हो। तो मैं लिखूंगा जी 10,000 का 10% जो है वो बनेगा 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए मैं सेपरेट लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं फाइनल अमाउंट लिखूंगा कि 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000। 11,000 रुपए की अमाउंट अलग लिखूंगा, इनवाइस मेरी जनरेट हो गई 11,000 रुपए की। तो ये जो है आपका सेल्स टैक्स का पूरी इनवाइस बनती है इस तरीके से। और यही चीजें जो मैंने सेक्शन 2 में इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा बताई थी, वहां पे जाके ये रिकॉर्ड होती हैं। और ये सिमिलर पैटर्न है जो कि थ्रू आउट द कंट्री यूज होता है। सिर्फ चेंजेस होती होंगी, इफ एंड बट की कंपनी का नेम कहीं ऊपर कहीं डिजाइन में अलग हो, अदरवाइज कॉलम्स और ये सारी चीजें सेम है जो कि 1990 में सेल्स टैक्स में आपके लिए लिख दी गई हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मामला टेक्निकल होना शुरू हो गया है। अगेन आपने परसेंटेज को, फिगर्स को फोकस नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को फोकस करना है। ये चीजें जो चेंजेस हो जाती हैं, सेल्स टैक्स चार्जेबल 100% चाहे वो सप्लाईज में हो चाहे वो इंपोर्ट में हो, इनका डेटा अलग होगा। बट अगेन जो कंसर्न, जो चीज समझने की है वो ये है कि अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता हूं, तो मुझे उसको 3% अलग से सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा, और ये लाजमी है। जिस तरह मैंने प्रिंस की एग्जांपल दी कि 10,000 के प्रिंस खरीदे, इफ द माय बायर इज अ रजिस्टर्ड, तो 1,000 रुपए लगेंगे, तो 1,000 रुपए का बिल बनेगा, तो 11,000 का उसको पड़ेगा। और अगर मैं किसी ऐसे बंदे को बेचता हूं जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो उसको 1,000 प्लस 3 मतलब 13 हो जाएंगे, ये 1,300 रुपए हो जाएंगे।
तो उसके पास फाइनल बिल बनेगा 11,300 रुपए का। ये चीजें इस तरीके से वर्कआउट होती हैं। अच्छा, नीचे मैंने थोड़ी सी कुछ लिस्ट बनाई हुई है कि जहाँ पे आपको जो है क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ये आपकी पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है। इट डज नॉट कि मैं आपको इसमें कुछ ब्रीफ करूं। थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो डिफरेंट लोअर एंड हायर रेट और आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड। मिसाल के तौर पे मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि एक्स्ट्रा टैक्स 5% चार्ज होता है एडिशन टू 17% अगर इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस का पार्ट हो और जिसके कनेक्शन बिल के जो है वो ज्यादा 15,000 की फिगर अगेन ये चेंज हो गई है। तो ये चीजें इस तरह से वर्कआउट भी होती हैं। जीरो रेटेड और चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, जिसमें सर मुबीन ने एग्जांपल दी, मैंने आपको हेल्थ की एग्जांपल दे दी, सोलर की एग्जांपल दे दी। ये सारी चीजें हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है ताकि आप चीजें के इलेक्ट्रिक से खुदा के वास्ते जान छुड़ा लो, अपने अपने सोलर पैनल लगाओ ताकि लोग भी खुश रहें और हम भी खुश रहें और लाखों लोगों को नींद भी सही आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिटेलर प्राइस जो है किन किन चीजों पे भी का मैन्युफैक्चर है, तो जनाब ये मैंने छोटी सी लिस्ट बनाने की कोशिश की है और ये तमाम वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और आगे चलते हैं कि जनाब फेडरल अपना रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, जो सर मुबीन ने ऑलरेडी बात करी है, तो वो चीजें इसके अंदर मेंशन करी हुई हैं। अगेन ये सारा आपका जो है रीडिंग का पार्ट है, जिसमें कोई चीज अगर ऐसी लगेगी तो मैं आपको वो गाइड करता रहूंगा। अच्छा, ये लोग जो पर्सन लाइबल है फॉर फेडरल सेल्स टैक्स, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स जो लोग सप्लाई करते हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट इसकी डिटेल्स हैं। तो ये चीजें मैं आगे चलता हूँ। सेल्स टैक्स अलाउड फॉर एडजस्टमेंट, एक वर्ड एडजस्टमेंट का मैंने जिक्र किया था, जिसको मैंने आपको बता दिया था कि जनाब उसको हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। एक चीज जो लास्ट है वो बताना जरूरी है, बल्कि दो चीजें, सेकंड लास्ट और लास्ट। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो होता है वो प्रोविंस की 18th अमेंडमेंट के बाद जो है प्रोविंस को उन्होंने इम्यून करा हुआ है कि जनाब प्रोविंस अपनी चाहे अपनी मर्जी से अपने प्रोविंस के लोगों को एंटरटेन करती है। इसी तरीके से हम एजेके की बात करें, आजाद जम्मू कश्मीर की बात करें और जीबी की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो वहां पे आज की रेट में भी इनकम टैक्स नहीं, सॉरी, जीबी में तो इनकम टैक्स नहीं है, जीरो रेटेड चल रहा है आपका। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स टैक्स बढ़ा रहा हूँ। तो उसी तरीके से आई हैव नो आइडिया कि जीबी में सेल्स टैक्स का क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा, एडजस्टमेंट रिफंड नॉट अलाउड फॉर द अलाउड प्रोपोर्शनेटली, सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेज इंपोर्ट शैल नॉट बी अलाउड। ये सारी चीजें जो हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं और ये टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती हैं। तो अगेन अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर में सारी चीजें बता दी, बट फिर भी कोशिश करिए कि इन चीजों को मैं आपको बताता रहूं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये आप अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हो, सेम चीज है, बट क्योंकि सेल्स टैक्स का भी पार्ट है तो बस ये चीजें आपको मैं थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। where the tax invoice on the return need to be modified on an account of, अगर कोई जाहिर सी बात है आपने किसी को सेल्स टैक्स सॉरी इनवॉइस जनरेट कर दी है तो कुड बी पॉसिबल कि जनाब वो जो है आपको रिटर्न हो जाए। तो इस सिचुएशन में सेल्स टैक्स वाले आपको इतने जालिम भी नहीं है कि एक बार आपने दे दिया तो कहानी खत्म हो गई। तो इन शेप ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप अपने आप को और अपने कस्टमर को भी इसी तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इनकम टैक्स फाइल होता है साल में एक बार, पीरियड जुलाई टू जून है। हालांकि सेल्स टैक्स फाइल होता है मंथली, यस मंथली, 12 महीने में 12 बार 12 बार आपका सेल्स टैक्स फाइल होगा। हर महीने की 15 तारीख तक आपने डेटा अपलोड करना है और हर महीने की 18 तारीख तक इनकम टैक्स आपने सॉरी सेल्स टैक्स आपने फाइल करना है। फॉर एग्जांपल आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ, कोविड सिचुएशन 6 महीना बहुत से लोग बंद रहे, आपने कुछ भी सेल नहीं की, ऑब्वियसली आपका शटर डाउन था, आप कुछ भी नहीं गए, बट अगेन आपको अपना सेल्स टैक्स जीरो पे फाइल करना है, नील पे फाइल करना है, बट फाइल जरूर करना है आपने। ये यहाँ पे तो शर्त लग गई है। इनकम टैक्स में बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने तो कोई इनकम ही नहीं करी है, तो भाई सेल्स टैक्स में नहीं करोगे तो आपके ना फाइल करने पे क्या होगा आपको, ये लीजिए हम आगे आपको बताते हैं। ये होगा कि जनाब अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपको 10 दिन तक जुर्माना 200 रुपए के हिसाब से होगा, और आपने बिल्कुल ही फाइल नहीं किया तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना करेगा। नॉन पेमेंट, अगर आपने किसी का सेल्स टैक्स, जिसका मैंने आपसे कहा था ना कि आपने प्रिंट्स खरीदा 1,000 रुपए लिया, तो ये सारे पैसे आपने अपनी जेब में नहीं रखनी है, सरकार को जमा कराने। तो अगर आपने वो सरकार को पैसे जमा नहीं कराए तो सरकार भी आपको पेनल्टी लगाती है कि जनाब या तो उसका 5% दो या 10,000 रुपए दो, अब विच एवर जो भी हायर, मतलब जो भी हायर टैरिफ होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा।
सेल्स टैक्स ऑडिट, सर इनकम टैक्स का हमने इनको ऑडिट बताया था, जो इनकम टैक्स में प्रोविजन बैलेटिंग के थ्रू जो हुई थी है। सर ये यहाँ तक मैं नहीं गया था इनकम टैक्स में। अच्छा चलो, बहरहाल मैं थोड़ा नहीं, सा ये जस्ट मैंने दे इनको देता हूँ। सिर्फ रिप्लाई देना बताया था, एक पोर्टल खोल के कि नोटिस ऑडिट वगैरह के लिहाज से इनबॉक्स में आती है नोटिस वगैरह पेनल्टी के, या जिसे 2020 के आए थे, लेकिन ऑडिट लेवल की डिटेल्स पे नहीं गया था। चले बहरहाल मैं डिटेल्स में इनके पास भी नहीं जाऊंगा, सिंपल सी एक चीज मैं इनको बता देता हूँ, मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए कि जनाब दोनों के लॉ में अपना इन्होंने प्रोविजन रखी हुई है कि एनुअली बेसिस पे इनकी जो है बैलेटिंग्स होती हैं। ये उसी तरह बैलेटिंग है कि आप फहद खान का शो देखते हो, जिसका भी लकी ड्रॉ में नाम आता है उसको गोल्ड मिलता है। तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स वाले भी जो है ना बैलेटिंग करते हैं, जस्ट लाइक अ प्राइस बॉन्ड बैलेटिंग। जिस भी खुश नसीब लोगों का नाम उसके अंदर आ जाए तो वो कलमा शहादत कलमा पाक पढ़ लें और मुझ जैसे किसी बंदे को हायर करें, ताकि उससे उसकी जान छूटे। आसान लैंग्वेज में ये है भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर दूंगा, इनकम टैक्स में ऑडिट के लिहाज से ये रैंडमली जो बैलेटिंग होती है, ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम इनकम टैक्स में 2008 में आए थे। उस वक्त उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि वो रैंडमली हर साल 10% लोगों को ऑडिट के लिए डालेंगे, जिसका नाम आ गया हाँ 10% डालेंगे, और जिसका नाम आ गया और ऑडिट में अगर कुछ गड़बड़ नजर आए तो उसके पिछले 5 सालों के अकाउंट खोल देंगे। बिल्कुल। तो ये मतलब वो बैलेटिंग में अगर किसी का नाम अगर आ गया, इसको मैं तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ फहद मुस्तफा की, कि जनाब जिसका पर्ची पे नाम आ गया तो वो जो खेलने आ जाए, और जिसको रैंडमली उसकी शक्ल जिसकी अच्छी लग गई, किसी बच्चे की किसी आंटी की, तो वो जो है ना उसको भी रैंडमली बुला सकता है और वो खेलने के लिए आपको इनवाइट कर सकता है। आई गेस सर ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ना। यस, बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है कि रैंडमली जिसकी भी पर्ची निकल गई। ठीक है जी, एफबीआर विद होल्डिंग रूल्स। अच्छा जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है जनाब विद होल्डिंग, बट क्योंकि इससे कंक्लूजन है तो मैं आपको सिर्फ इसका जस्ट दे देता हूं, बट क्योंकि मैं यहाँ सेल्स टैक्स पढ़ा रहा हूं तो फोकस मेरा सेल्स टैक्स रहेगा। इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपनी आर रिक्वायर्ड टू विद होल्ड 1% ऑफ द सेल्स टैक्स। रिसिप्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शैल विद होल्ड पे एंड एप्लीकेबल सेल्स टैक्स एक्सक्लूजन। ये तमाम लोग इससे एक्सक्लूजन हुए हैं। इसको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि भाई जो लोग रजिस्टर्ड हैं, अगर आप शरीफ शरीफ लोगों से बात करते हो तो आपको कोई मसला नहीं है, और अगर आप शरीफ वर्सेस नॉन शरीफ इंसान हो तो आपको एक छोटी सी जुर्माना देना पड़ता है, जो भी अपना एक्ट उसको डिफाइन करती है। और कुछ चीजें एग्जेम्पशन होती हैं। ख्याल रखिएगा, अगर आप इन चीजों को एक ब्रैकेट में डालें तो ये सारी वो चीजें नीचे लिखी हुई हैं जो कि आपको फंडामेंटल राइट है, आपका फूड फंडामेंटल राइट है, आपकी दूसरी चीजें पेरिशेबल गुड्स और इस तरह की चीजें, तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा वेव ऑफ मिल जाता है। अच्छा जी, प्रोसीजर ऑफ रिटेलर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जनाब जो मैंने रिटेलर टेयर वन टेयर टू की बात की थी, ये समाउ उस पर तो 100% नहीं उतरती है। बट अगेन इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ ये करूंगा कि 17% जो है मैक्सिमम, जो मैंने आपसे कहा था जो लगता है, वो जनाब किन किन पे लगता है, रिटेलर्स ऑपरेटिंग अंडर अ चेन, कि वो तमाम लोग जो चेन के थ्रू काम कर रहे हैं। इसकी लड़कियों जाग जाओ, खादी वाले जितने भी हैं पूरी पूरी चेन चला रहे हैं, गुल अहमद वाले हो गए और जितने भी सफायर और ब्ला ब्ला ब्ला, हर जगह पे इनकी चेन चल रही है। तो क्योंकि वो रिटेलर बेच रहे हैं, एक एक आपको ड्रेस आई गेस सुनने में आता है कोई 5,000 से बिस्मिल्लाह होती है और न जाने कितने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पे जाती है। तो वो बेच तो बिल्कुल रिटेल में रहे हैं। वहां पे आपको जो है वो वाली चीजें नहीं मिलेंगी कि जनाब मैं 2 ड्रेस खरीद लूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल जाए। रेट फिक्स होगा और आपको चीजें रिटेलर पे ही खरीदनी पड़ेगी। नंबर 2, वो तमाम लोग जो एयर कंडीशन इन्वायरमेंट पे बैठे हुए हैं और कुछ भी बेच रहे हैं, उन्हें भी जो है ना सेल्स टैक्स में अपने आप को बीइंग अ रिटेलर रजिस्टर्ड कराना है, भले वो कुछ भी बेच रहा हो। नंबर नेक्स्ट इज रिटेलर हु हैज अ क्रेडिट और अ डेबिट कार्ड मशीन। वो तमाम लड़कियां जो खास तौर पे अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बड़े अच्छे से यूज करती हैं, और जहां वो यूज करती हैं उन्हें रजिस्टर्ड होना इजी लैंग्वेज। Number next is a retailer whose cumulative electric bill preceding 12 months is exceed 6 लाख रुपए। मतलब preceding 12 मंथ का अगर जिसका इलेक्ट्रिक का बिल 6 लाख रुपए, ऑब्वियसली इतना बड़ा बिल का मतलब ये कि वो ऑटोमेटिकली एयर कंडीशन पे है या फिर कोई इतना बड़ा काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई अगर तुम भले इलेक्ट्रिक में अपना एयर कंडीशन में नहीं बैठे हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक का बिल इतना ज्यादा आता है तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो मेहरबानी करके आप इसका मतलब कुछ ना कुछ बना रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि घर में रोटियां बनने में इतना जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ना खर्च होता है ना गैस खर्च होता है, लेकिन आप इतना गैस खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो लिहाजा आप जो है इसमें आ जाएं।
A wholesaler कम retailer engage in the bulk import and the supply of a consumer goods। मैंने आपको याद है रिटेलर कम होलसेलर और होलसेलर कम रिटेलर की एग्जांपल दी थी, तो वो तमाम कैटेगरीज भी इसके अंदर आती हैं अपार्ट फ्रॉम जो के सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स की चीजें जो मुझसे लोग पूछ रहे थे यहाँ पे। A retailer shall pay the sales through the electric bills at the rate of the 5% and the monthly where the bill of the amount of the exceed does not of 20,000 रुपए ना 7.5%। अच्छा ये क्राइटेरिया था, आई डू नॉट नो कि अब ये चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो अगर आप इसमें भी फॉल करते हो तो जनाब आपको जो है ना बीइंग अ रिटेलर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करना है। स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो जनाब सिंस सेल्स टैक्स चार्ज स्टैंडर्ड एट द 15%। अच्छा ये सिंस सेल्स टैक्स वो तमाम चीजें हैं जो एसआरबी जो सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको डिनोट करती हैं। अगेन परसेंटेज में ना जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। However, there are also reduced rates in the certain services which is no input tax adjustment is allowed। इस पॉइंट को सिर्फ एक चीज से मैं लिंक करूंगा सर मुबीन, आपके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। जितने भी एडवोकेट्स हैं तमाम जो सिंध बार काउंसिल से एनरोल हुए हुए हैं, मैं जो सर्विसेज किसी को भी बेचूं, चाहे वो इकरा यूनिवर्सिटी को बेचूं या पर्सनल कैपेसिटी में आप जैसे ही किसी स्टूडेंट को मैं मतलब इंडिविजुअल को बेचूं, तो मुझे आपको मुझे जो है ना सेल्स टैक्स अमाउंट देने की शेप ऑफ एसआरबी जरूरत नहीं है। हाउएवर वो बंदा जो अदर देन एडवोकेट है वो अगर आपको सर्विस 10,000 रुपए की देता है और मैं 15% ही कैलकुलेट कर लूं तो 1500 रुपए अलग से लगेंगे उसके, तो आपको बिल मिलेगा 11,500 रुपए का। लेकिन अगर आप बरकत से काम करोगे तो आपको रिटेल सिर्फ 10,000 रुपए ही देगा, 1500 रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। बरकत मीन्स पार्ट ऑफ द एन एडवोकेट, जो भी एडवोकेट के पास आप जाओगे तो वो आपको जो है नहीं देगा। बट अगेन इट इज नॉट अ डिस्काउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर, जहां पे मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूं। तो हमने स्टे लिया हुआ है कि जनाब बीइंग एन एडवोकेट आप जो है ना हमें एग्जामिशन दो। कल क्या फैसला आता है मुझे नहीं मालूम, बट आज की डेट में हम इसमें इम्यून है। तो ये पॉइंट को मैं इस तरह से हाईलाइट करता हूँ। अच्छा ना और नीचे चलते हैं तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, जिस तरह मैंने कैटरिंग की एग्जांपल दी थी कि जनाब वो बिरयानी बना रहा है आपको बेच रहा है, तो उसका टर्नओवर अगर इतना होगा, इतना सामान चीजें अगर दे रहा है तो उसको देना है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। मैरिज हॉल एंड लॉन्स एंड प्लॉट अगर 800 स्क्वायर यार्ड पर है और अगर 800 से नीचे है तो उसको एग्जेम्पशन मिल रही है। वो तमाम लोग जो एनुअल की किसी भी क्लब से मतलब डांस वाला क्लब नहीं, कोई सा भी क्लब है, इसकी 30,000 रुपए है। जी सर, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज आई कट थिंक हो गई। सर का इंटरनेट नहीं नहीं सर है, बिल्कुल चल रहा है। सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। या मेरी तरफ लैगिंग हुई है या आपकी तरफ लैगिंग हुई थी, लेकिन खैर मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। अच्छा एनी हाउ, तो जनाब लास्ट पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा था, सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, ये टैक्स रिलेटेड नहीं था। अच्छा एक चलें। नहीं, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, उसका जवाब देना चाह रहा था। एक्चुअली एक स्टूडेंट ने ये लिखा था, सर सेल टैक्स या टैक्स चोरी भी तो होता है, उसका हिसाब किताब क्या होगा? तो मैं ये छोड़ कहूंगा दो। भाई, ये हम अगली सेशन के लिए रख लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा ये भी तमाम लोगों के मैंने नाम दे दिए कि जनाब जिसमें सेल्स टैक्स की चीजें अगेन पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने बहुत सी चीजें लिख के भी दे दी हैं जो परसेंटेज पे जिसकी कम लगी हुई हैं। ये सारी चीजें जो है ना आपकी मैंने रेट के साथ बड़ी डिटेल में जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, चाहे वो फोटोग्राफर हो, वो सारी चीजें आप इसमें देखोगे तो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड वाला भी हो ना, वो सारी चीजें मैंने आपको जो है ना दे दी हैं। एक छोटी सी वर्किंग करने की कोशिश की है ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। एसआरबी की अगेन किस तरीके से एप्लीकेबल होती है वर्बली मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में जो है आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। अच्छा जी, रूल्स, अगर मैं विद होल्डिंग रूल्स की मैं बात करूं तो कुछ सेक्टर्स पे इम्यूनिटी मिली हुई है और यही सारा आपका जो है थ्योरी का पार्ट है, तो कोई इसमें नई चीज नहीं है। जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि कोई नई चीज है तो वहां पे आपको बता दूंगा। मैंने 18th अमेंडमेंट की बात की थी जहां पे प्रोविंस को इंडिपेंडेंसी मिली हुई है। इसी तरीके से जहां एसआरबी की मैं बात कर रहा हूँ तो केपी के, पंजाब और हमारे दूसरे प्रोविंसेस जैसा जीबी का मैंने नाम लिया, एजेके का नाम लिया, बलूचिस्तान का नाम लिया, वहां पे अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजें हो रही होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट में चीजें सेम रहेंगी, प्रोविंशियल वाइज चीजें जो हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं। इसी के साथ ही आपका सेल्स टैक्स का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपके सारे क्वेश्चंस को मैं वेलकम करूंगा और इनफैक्ट नेक्स्ट सेशन पे भी जो है आपके क्वेश्चंस मैं वेलकम कर सकता हूं।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दिस स्लाइड्स। आई विल शेयर द स्लाइड्स। मैं शाम तक बल्कि दोपहर तक कोशिश करता हूँ 1-1.5 घंटे के अंदर आपको ये स्लाइड शेयर कर दूं, मेरे पास मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात, टेक्निकली हमने सेल टेक्स को वाइंड अप कर दिया कोर्स कवरेज के लिहाज से। नेक्स्ट सेशन बेसिकली मैं रिपीट कर दूं कुछ स्टूडेंट के लिए, हमारे पास 4-5 मिनट हैं। अब हम कोई नई चीज नहीं पढ़ने वाले अगली क्लास के अंदर। हम देखा जाए, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी को। ठीक है, हमने आपको पहले ही कहा था लेक्चर नोट्स 13 सेशन तक होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आज के सेशन में मैंने टेक्स्ट के प्रैक्टिकल वाली बात रखी थी। अगर कोई अपने तौर पे सेल टेक्स्ट की समरी लेक्चर नोट्स में ऐड करना चाहता है तो एक्सेप्टेबल, मस्ट नहीं है। 16 जनवरी को हम क्या करेंगे, 16 जनवरी को आपकी क्वेरीज जितनी भी होंगी, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेरीज हो, चाहे आपके लेक्चर नोट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ठीक है, वो सब आपने सवाल पूछना है फाइनल एग्जाम्स के हवाले से। और 23 को मुझे मालूम है कि पेपर पैटर्न हम आपको 16 में डिस्कस कर लेंगे, फाइनल का किस तरीके से होगा। और 23 को मुझे मालूम है एक दिन पहले आप में से मेजोरिटी अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो स्टिल ये दोनों सेशन हमारी क्वेरीज के रिलेटेड होंगे। यस, सेल टेक्स्ट की समरी ऑप्शनल है, अगर कोई इंक्लूड करेगा तो उसको मैं बोनस मार्क जरूर दूंगा। सही है, ये नोट करने के बाद जिसकी नजर आ जाएंगे। लेकिन अब मुझे मालूम है अगर टाइम शॉर्ट है और आप मैनेज नहीं कर सकते तो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। मैं आपसे स्लाइड्स थोड़ी देर में शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपकी क्वेरीज दोनों होनी चाहिए। लेक्चर नोट्स के जब आप कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड भी चीज अगर पूछना चाहे पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ कैरेजेस से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आइडिया है कि आप 16 सेशन के बजाय 23 पे ही ये पूछ रहे होंगे, ठीक है। 16 सेशन में हम आपको फाइनल पेपर पैटर्न का एग्जामिशन डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीजें। सर सेशन 13 में क्या आएगा, वाह क्या बात है। सेशन 13 के अंदर टेक्स्ट प्रोजेक्ट की वीडियोस भी ऑप्शनल है। चलें युसरा, अगर आप चाह रही हैं तो दोनों में से कोई एक मस्त कर दें, मैं ये मस्त कर दूं सबके लिए। मैं आपको फेवर दे रहा हूँ कि सर काम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने शुरू से लेक्चर नोट्स नहीं रखे थे, आपने साथ साथ लिखे हुए थे। तो अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, या सेल टैक्स का ऑप्शनल कर दें या टैक्स इनकम टैक्स के प्रोजेक्ट का ऑप्शनल कर दें, दोनों में से जो करना चाहते हैं। लेकिन जो दोनों इंक्लूड करेगा ऑफ कोर्स उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। एक और बात, जो शुरू से लेक्चर नोट्स कर रहे हैं वो जरूर सेल टैक्स को डालें ताकि हमें आइडिया हो कि हाँ आप शुरू से काम कर रहे थे।